सुन बेटा, एक कहानी सुनाऊं तुझे, सुनेगी? चिल्की को बहलाने का अमोघ अस्त्र था वह। पहले मेरा वो सुंदर वाला ब्लू ग्लास। चिल्की ग्लास से हटने को तैयार नहीं थी। एकाएक वह ग्लास दोबारा टूटा और उसकी जगह एक चमकते हुए कांसे के ग्लास ने ले ली। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे कहानियों के खजाने से इस सप्ताह हम लाए हैं एक और खूबसूरत कहानी, कांसे का गिलास। आज की ये कहानी 2 भाग में है, जिसका पहला भाग इस सप्ताह और दूसरा भाग अगले शुक्रवार को पब्लिश होगा। और दोनों सप्ताह कहानी के बाद हम करेंगे कहानी के लेखिका सुधा अरोड़ा जी से बातें। सुधा जी का जन्म लाहौर में सन 1946 में हुआ था। इन्होंने कई कहानियां, कविता संग्रह और उपन्यास लिखे हैं, जिनके लिए इन्हें कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। सुधा जी की कहानियां लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अलावा कई विदेशी भाषाओं में अनुवादित हैं। सुधा जी के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com के शो नोट्स में जा सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले इस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कांसे का गिलास, सुधा अरोड़ा। बड़ा खूबसूरत ग्लास था वह, रंग बिरंगे डिजाइन वाला प्लास्टिक का पारदर्शी गिलास, जिसकी 2 तहों के बीच कैद नीले पानी में सुनहरे हरे फूल पत्ते और तैरती मछलियां थी। गिलास गिरने से तड़क गया था और उसके भीतर की सारी खूबसूरती जमीन पर बड़ी बेरहमी से बिखरी पड़ी थी। पूरे रसोई घर में फैली चमकीली पन्नियां और रंगीन पानी में तैरती प्लास्टिक की रंग बिरंगी मछलियां साफ की जा चुकी थी, पर वह थी कि बुक्का फाड़कर रोए जा रही थी। वह यानी चिल्की, 6 साल की चिल्की, मेरी पोती। बस अब चुप, बहुत हो गया। काफी देर प्यार से समझा चुकने के बाद मैंने अपने स्वर में आए डांट डपट के भाव को बेरोक टोक उस तक पहुंचने दिया। पहले शोभा ताई को डांटो, उसने मेरा ग्लास क्यों तोड़ा? रसोई में काम करती शोभा तक ले चलने के लिए वह मेरे हाथ पकड़कर खींचने लगी। पहले तेरे पापा को न डांटूं, जिसने इतना महंगा ग्लास तुझे ला कर दिया। मैंने उसके पापा और अपने बेटे निखिल के प्रति अपनी नाराजगी जताई। उसकी रुलाई एकाएक और तेज होकर कानों को अखरने लगी। उफ, अब क्या हो गया? मेरा धीरज जवाब दे रहा था। पापा ने नहीं। वह सुबकने लगी, सुबकती रही, फिर धीरे से बोली, यह मम्मा ने ला कर दिया था। मम्मा यानी नेहा, मेरी बहू। मैं सकते में आ गई। वह जिसके नाम से हम सब अपना पल्ला बचाकर चलते थे, जैसे वह अछूत हो, इसी तरह जब तब हमारे ठहरे हुए संसार को तहस नहस करने चली आती थी। नेहा को इस घर से गए 1 साल होने को आया था, पर चिल्की उसे भूलती नहीं थी। कभी लाल हेयर क्लिप, कभी जयपुरी जूतियां, कभी टपरवेयर का टिफिन बॉक्स, कभी डोनाल्ड डक की मूठ वाली छतरी, कभी बालों पर टंगा सनग्लास। चिल्की के सामने किसी न किसी बहाने से उसकी प्यारी मम्मा आकर ठहर जाती और हमारे हुश हुश करने के बावजूद ओझल होने का नाम नहीं लेती। अब चिल्की पर नाराज होना संभव नहीं था। उसका ध्यान ग्लास से हटाना अब दूसरे नंबर पर चला गया था। सुबकती हुई चिल्की को मैंने अपनी बाहों की ओट में ले लिया। चिल्की मेरे करीब सिमट आई और बड़ों की तरह रुलाई रोकने की कोशिश में उसकी हिचकियां तेज हो गई। सुन बेटा, एक कहानी सुनाऊं तुझे, सुनेगी? चिल्की को बहलाने का अमोघ अस्त्र था वह।
पहले मेरा वो सुंदर वाला ब्लू ग्लास। चिल्की ग्लास से हटने को तैयार नहीं थी। एकाएक वह ग्लास दोबारा टूटा और उसकी जगह एक चमकते हुए कांसे के ग्लास ने ले ली। सकरी पैंदी और चौड़े मुंह वाला एक लंबा सा कांसे का ग्लास। ग्लास ना हो फूलदान हो जैसे। अरे बेटा, गिलास की ही कहानी सुना रही हूं तुझे, सुनेगी नहीं रानी बेटी? बोलो। उसने जैसे मुझ पर एहसान किया, सिर हिलाकर हामी भर दी। तब मैं तेरी ही तरह 6 साल की थी, इतनी छोटी, चिल्की जैसी। झूठ, वह सिसकी तोड़ती बोली। आप इतने छोटे कैसे हो सकते हो? तो क्या मैं 50 साल की ही पैदा हुई थी, इतनी बड़ी? अच्छा चल, मैं 6 की नहीं 16 साल की थी, ठीक? मैं ठहाका मारकर हंस दी। मैं अपने बचपन में पहुंच गई, जहां निवाड़ वाली मंजियों यानी खटिया के बीच खड़िया से आंगन में इक्का दुक्का आंक कर मैं स्टापू टप्पे वाले खेल खेलती थी। मुझे हंसी आ गई। वह मेरी पीठ पर धपाधप धौल जमाने लगी। हंसो मत, कहानी सुनाओ। वह होठों को एक कोने पर जरा सा खींचकर मुस्कुराई, बिल्कुल अपनी मां की तरह। उसके चेहरे पर नेहा दिखाई देने लगी। हाँ, तो मैं छोटी थी, चिल्की जितनी छोटी नहीं, उससे थोड़ी सी बड़ी। घर में मैं थी, मेरे ढेर सारे बड़े भाई बहन, माँ और बाबूजी थे। बाबूजी की माँ भी थी, यानी मेरी दादी। बहुत बहुत बूढ़ी थी वो। पता है कितने साल की? कितने? 90 से ऊपर। 90 से ऊपर मतलब अबव 90। बहुत ही गोरी चिट्टी, छोटी सी, नाटी सी, पर बड़ी सेहतमंद। गोरी इतनी कि उंगली गाल पे रखो तो लाली दबके फैल जाए, पर थी बिल्कुल सिंक सलाई। चलती थी तो ऐसे जैसे हवा में सूखा पत्ता उड़ता है। चलती क्या थी, दौड़ती थी जैसे पैरों में किसी ने स्प्रिंग फिट कर दिया हो। हाँ, ये तो आप मेरी बात कर रही हो, नहीं सुननी मुझे कहानी। चिल्की बिचुरने लगी। लो, मेरी तो याददाश्त ही कमजोर होती जा रही है। हाँ, साल भर की चिल्की ने भी जब चलना सीखा तो चलती नहीं दौड़ती थी। हम उसे बताते थे कि चिल्की, तेरे पैरों में किसी ने स्प्रिंग फिट कर दिए हैं। हाँ, तो बुढ़ापे में आदमी बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। हम उन्हें कहते, दादी सोटी लाठी लेकर चलो, नहीं तो गिर जाओगी। पर वो कहां सुनने वाली। कुड़कर कहती, सोटी लेकर चले तेरी सास, सोटी लेकर चले तेरे दुश्मन, मुझे सोटी की लाड़ नहीं। उन्हें सोटी लेकर चलने में शर्म आती थी। छोटा सा कद था और पीठ झुकी हुई नहीं थी। सीधी चलती थी। चलती क्या थी, उड़ती थी। किसी की बात नहीं सुनती थी। फिर क्या होना था? हाँ, गिर गई। चिल्की की आंखों में कौतूहल था। हाँ, गिरना ही था ना। बच्चे भी बात नहीं मानते तो चोट तो लगती है ना। चिल्की ने सिर हिलाया। मैंने भी मम्मा की बात नहीं मानी थी, तो ये देखो। चिल्की के जहन में अब भी जख्म ताजा थे। उसने अपनी बाईं आंख बंद कर पलक पर उंगली गड़ा दी। आंख के ऊपर भाव से लगे हुए 6 टांके के निशान उभर आए थे। उस दिन निखिल के ऑफिस से घर में नया फर्नीचर आया था। फर्नीचर जो उसके ऑफिस के लिए पुराना हो चुका था और वहां के कर्मचारियों को औने पौने भाव में बेचा जा रहा था। निखिल ने सोफा, दीवान और बीच की मेज खरीद ली थी। बर्मा टीक की बड़ी खूबसूरत मेज थी। चिल्की ने जो ही नया सोफा देखा, लगी उस पर कूदने। नेहा चिल्लाती रही कि मेज के कोने नुकीले हैं, उन्हें गोल करवाना है, कूद मत नहीं तो लगेगा आंख पे। उसने 3 बार टोका और तीनों बार चिल्की और जोर से सोफे के डंडलप पर कूदी। बस पैर जरा सा मुड़ा और सीधे जा गिरी मेज के कोने पर। चिल्की की बाईं आंख लहूलुहान, कमरे में खून ही खून। नेहा ने देखा और लगी चीखने। कहा था ना, सुनती तो है ही नहीं। उसको उठाकर दौड़े अस्पताल। उसकी जान सांसत में। चोट गहरी थी पर आंख बच गई थी। 6 टांके लगे। वह मेज उठाकर
पर छत्ती पर रखवा दिया। जब तक यह बड़ी नहीं हो जाती यह मेज अब वहीं रहेगा। निखिल बड़बड़ाता रहा और नेहा उसे कोसती रही। अपने दफ्तर का यह कूड़ा कचरा उठाकर घर लाने की जरूरत क्या थी? जमीन पर गद्दे और गावत किए थे तो सोफे के बगैर भी घर कितना खुला खुला लगता था। अब कमरे में चलना मुहाल हो गया है। कहीं कुछ सस्ता देखा नहीं, उठाकर घर में डाल दो। घर ना हुआ स्टोर रूम हो गया। चिल्की तो उस दिन के बाद कुछ संभल कर चलने लगी। फिर कभी उसे टांके नहीं लगे। पर दादी तो एक बार गिरी तो फिर नहीं उठी। कूल्हे की हड्डी चटक गई थी। 1.5 महीना टांग पर वजन बंधा रहा। हड्डी की तड़ेट तो ठीक हो गई, पर जब तक हड्डी जुड़ती टांगे बिस्तर पर पड़े पड़े सूख गई। अब टांगों ने उनका वजन उठाने से इनकार कर दिया था। फिर क्या? बड़ी मुसीबत। हमेशा उड़ती फिरती दादी बिस्तर से जा लगी। ऊपर से उनकी जिद कि अब तो वजन उतर गया है, अब बिस्तर पर उनको पाट नहीं चाहिए। उनके लिए शहर से 2 कुर्सियां मंगवाई गई, एक पाट वाली, एक पहिए वाली, जिस पर बिठाकर उन्हें दिन में एक बार अमरूद और सीताफल के पेड़ के पास ले जाना पड़ता। किस अमरूद को थैली लगानी है, कौन सा सीताफल पक गया है, कौन सा अमरूद बंदर आधा खा गया है, सब की खोज खबर रखती थी वो। कौन सी चाची कितने दिनों से हालचाल पूछने नहीं आई, कौन आके बार बार उनसे उनकी उम्र पूछता है। कितने साल की थी वो? उन्हें अपनी ठीक ठीक उम्र कहां मालूम थी। वो तो ऐसे बताती थी, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी तो उन्होंने नाड़े वाली सलवार पहनना शुरू किया था। गांधी जी का भाषण सुन के घर पहुंची तो मेरे दादाजी की नई नौकरी लगने की चिट्ठी आई थी। उनकी हर याद किसी न किसी बड़ी घटना से जुड़ी थी। कोई उनसे कहता कि झाई जी आप तो 90 टाप हो गए हो, तो उन्हें बुरा लगता। कहती, नहीं, अभी 3 महीने बाकी है, मैं 90 की हुई नहीं और मुझे सब 90 की बताते हैं। और हो भी गई तो क्या, 90 से ऊपर आदमी जीना बंद कर देता है क्या? कोई उम्र पूछ लेता तो चिढ़ जाती। एक बार तो एक रिश्तेदार से भिड़ गई। उन्होंने उम्र पूछी तो बहुत धीरे से उनसे बोली, पहले तू बता, तू कितने साल का है? उसे सुनाई नहीं दिया। उसने कहा, क्या पूछा आपने? तो कहती है, अब तू मुझसे इतनी आहिस्ता पूछ, मैं तुझसे ज्यादा अच्छा सुन लेती हूं। मैं बिना चश्मा लगाए जपूजी साहब का पाठ कर लेती हूं। फिर तू 70 का हुआ तो क्या, और मैं 90 की दहलीज पे पहुंची तो क्या? लोग जब खुद ऊंचा सुनने लगते हैं तो सारी दुनिया उन्हें बहरी दिखाई देती है। चिल्की ने खिलखिल हंसना शुरू कर दिया। आपकी दादी बहुत जोक मारती थी, है ना? हाँ, बड़ी जिंदा दिल थी वो। अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखती थी। शाम की चाय के साथ कुछ नमकीन खाती, जैसे चिवड़ा या निमकी या आगरे का दाल मोठ। दाल मोठ उनको बहुत पसंद था। तो क्या करती, हथेलियों पे जो चिकनाई लगी रह जाती है उसको सबकी नजरें बचाकर हाथों और पैरों में रगड़ लेती। एक बार हम बच्चों ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। अरे छी 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 छी, हमने कहा, दादी ये मिर्च मसाला तेल रगड़ते हो, गंदा नहीं लगता, जलन नहीं होती? उन्होंने हम बच्चों को पास बिठाया और बोली, अब कौन उठ के हाथ धोए? इस तरह एक पंथ 2 काज हो जाते हैं। वो कैसे झाई जी? हम पूछते तो कहती, देखो ये हमारे हाथों पैरों में रोए हैं ना, ये छोटे छोटे रोए, ये हमारे शरीर के दिए हैं, दीपक है। जैसे दियों को जलने के लिए तेल की जरूरत होती है ना, वैसे ही इन्हें जलाए रखने के लिए इनमें तेल डालना पड़ता है। तभी तो ये गर्म रहते हैं, खुश हो जाते हैं। देखो ये चहक गए ना। जब ये दिए बुझ जाते हैं तो शरीर ठंडा हो जाता है और बंदा सफर पे निकल जाता है। सफर पे यानी उनका मतलब था मर जाता है। हमने कहा, पर ये नमकीन तेल क्यों लगाते हो? नहाते समय तेल की मालिश किया करो। तो कहती थी,
वो तो मैं तेरी माँ से छुपा के करती हूँ। कड़वे तेल की शीशी रख छोड़ी है गुसल खाने में। माँ मना करती है क्या? हम पूछते तो कहती, अरे नहीं, मजाल उसकी कि मुझे मना करे। पर तेरी माँ ने देख लिया तो सोचेगी नहीं, बुढ़ी के पैर कब्र में लटक रहे हैं और शरीर के मल्हार हो रहे हैं। कहकर अपनी ही बात पर खिलखिला कर हंसती। मम्मा भी मुझे हर संडे को तेल की मालिश करके नहलाती थी। मम्मा को तो मसाज वाली आंटी आके मसाज करती थी। मम्मा तो पूरी नंगू हो जाती थी। चिल्की फिर हंसने लगी। मैंने लंबी सांस भरी। इस लड़की ने कैसी याददाश्त पाई है। नहीं तो बच्चे कहाँ इतना याद रखते हैं। 4-5 साल की उम्र होती क्या है। माँ की कितनी कितनी तस्वीरें इसके जहन में दर्ज हैं। एकाएक चिल्की का चेहरा बुझ गया। मम्मा अब कभी मिलने नहीं आएगी दादी? चिल्की का स्वर रुआसा हो आया। चिल्की को इतनी देर तक कहानी सुना सुना कर फुसलाना बेकार गया था। आएगी क्यों नहीं, आएगी ना। कब? चिल्की की आंखों की नमी पर आंखें टिका पाना मुश्किल था। अब तो फोन भी नहीं करती। पहले कर लिया करती थी, 10-15 दिन में एक बार। उस दिन निखिल ने ही डांट दिया। क्यों फोन करती हो बार बार? उसे इस तरह परेशान करने से फायदा? अगर बेटी के लिए तुम्हारे मन में जरा भी माया ममता बची रह गई है तो वह तुम्हें भूल सके, इसमें हमारी मदद करो। 7 समंदर पार से अपनी आवाज सुना सुना कर उसे हल्कन मत करो। निखिल की आवाज में कड़वाहट थी और नेहा को कड़वाहट पसंद नहीं थी। उसने फोन पटक दिया और उसके बाद फिर कभी ब्लैंक कॉल तक नहीं किया। समय के साथ साथ रिश्ते धुंधलाने की कोशिश में थे। अच्छा, वो ग्लास की बात तो रह गई चिल्कू। अरे हाँ, चिल्की मेरे झांसे में आकर वापस चहक उठी। वो ग्लास की कहानी तो आपने सुनाई ही नहीं। वो ग्लास तो दादी का था ना बेटा, इसलिए तुझे पहले दादी की बात तो सुनानी थी ना। नहीं नहीं, अब आप गिलास की कहानी सुनाओ। हाँ, तो दादी के पास एक गिलास था, कांसे का गिलास। कांसा क्या होता है दादी? मैंने आसपास नजर दौड़ाई। कोने में एक फूलदान था, कांसे का। देख, ऐसा होता है कांसा, उसके ग्लास भी बनते हैं। हाँ, वो गिर जाए तो टूटता नहीं? चिल्की की आंखों में लुभा लेने वाली मासूमियत थी। कांसा बहुत नाजुक होता है, उसे फूल भी कहते हैं। जोर से गिरे तो टूट भी जाता है। पर दादी का गिलास बड़ा मजबूत था, खास तरह की बनावट थी उसमें, गिरे तो भी टूटता नहीं था। रिश्तों को इस तरह मत तोड़ो नेहा, कैरियर बनाने के लिए और बहुत सारे मौके आएंगे। निखिल नहीं चाहता तो मत जाओ। साम दाम दंड भेद हर तरह से उसे समझाने की कोशिश की थी मैंने। कम से कम चिल्की के बारे में सोचो, वह मां के बगैर रह पाएगी? क्यों, बाप के बगैर नहीं रहती क्या? जब निखिल शिप पर चले जाते हैं 6-6 महीने नहीं लौटते। नेहा भड़क गई थी। इस तरह के मौके बार बार नहीं आते, लेकिन आप लोग हैं कि मेरा साथ देना ही नहीं चाहते। 20 दिन बेहद तनाव से गुजरे। बाद में निखिल ने हमें बीच में बोलने से टोक दिया। पता चला कैरियर और जॉब का तो बहाना था। इसकी तह में नेहा और निखिल की आपसी अनबन थी। जिस दिन नेहा को जाना था वह चिल्की से मिलने आई थी। एक बार उसे भीगी आंखों से प्यार किया, फिर चिल्की को गोद से उतारकर ऐसे एहतियात से रखा जैसे कोई हैंडल विद केयर सामान जमीन पर रखता है। बच्चों की छठी इंद्रियां बहुत तेज होती है। गोद से उतरते ही चिल्की ने सिसकियां ले लेकर रोना शुरू कर दिया था और नेहा ने उसे दोबारा भींच लिया था। मां के आलिंगन की गर्माहट से चिल्की पिघल गई थी। कभी गलती से भी नेहा के नाम के साथ निखिल कोई विशेषण जोड़ देता तो चिल्की फौरन टोक देती। मेरी मम्मा को ऐसा मत बोलो, मम्मा अच्छी है। अच्छी को वह जोर देकर बोलती। सहसा चिल्की मुझे जमीन पर लौटा लाई। दादी, ये तो हमारे घर से आया है ना? क्या क्या आया है तेरे घर से? ये वह दौड़कर फूलदान के पास जाकर खड़ी हो गई।
ये दादी, ये तो हमारे घर में था ना। मैं भीतर तक हिल गई। कितनी जल्दी दुनियावी चीजें बच्चों को भी अपने चपेट में ले लेती है। मैंने अपने को फौरन समेटा। पर ये घर भी तो तेरा ही है ना, नहीं है? ये तो पापा का घर है, चिल्की ने फतवा दिया। अच्छा बाबा ठीक है, ये पापा का, वो तेरा, मेरा कोई घर नहीं। मैंने रोनी सूरत बना ली। नहीं नहीं अच्छी दादी, ये तो आपका घर है, पापा का भी है, और उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। और मेरा भी। चिल्की अचानक अपनी उम्र से बड़ी हो गई थी और चहक कर अब मुझे झांसा दे रही थी। मैं उसकी समझदारी पर हतप्रभ थी। यह बच्चों की नई पीढ़ी है, हमारे समय से कितनी अलग, व्यवहारिक और डिप्लोमेटिक। नेहा के जाने के बाद 3-4 महीने घर वही बना रहा था। चिल्की को वही घर अच्छा लगता था क्योंकि वहां से उसका स्कूल नजदीक था और जब तब उसकी सहेलियां खेलने आ जाती थी। पर मेरे लिए 2-2 घरों को चलाना बहुत मुश्किल था और जिस तरह नेहा छोड़कर गई थी उसके हृदय परिवर्तन की गुंजाइश बहुत कम थी। देर सबेर उस घर को समेटना ही था। निखिल को फिर लंबे दौरे पर जाना था, इसलिए हमने उस घर को समेटने का फैसला लिया। चिल्की को उस घर से आने के लिए राजी करना टेढ़ा काम था। उसका कमरा हमने वैसा का वैसा ही शिफ्ट कर दिया, घर में हूबहू तैयार कर दिया था। पर चिल्की थी कि न अपना घर भूलती थी, न कमरा, और न उसे जिसने कमरा बड़े मन से बनाया था। पर दादी का भी एक घर था, ठीक? मैंने कहानी के छूटते जाते सिरे को थामा। हाँ, और उनका वो गिलास। यहां कहानी का पहला भाग समाप्त हुआ। तो क्या है दादी के कांसे की गिलास की कहानी? क्या चिल्की का ध्यान बटा पाएगी उसकी दादी? ऐसे कई सवाल आपके मन में अभी आ रहे होंगे। अगर आपको आगे की कहानी सुननी है और आप अगले शुक्रवार का इंतजार नहीं करना चाहते तो हमें लिखिए hello@piyushagarwal.com पर और हम आपके साथ एक स्पेशल लिंक शेयर करेंगे बाकी की कहानी सुनने के लिए। तो आपको अभी तक की कहानी कैसी लगी? सुनकर मजा आया होगा। एक अलग समय में पहुंच गए होंगे आप। भाई उस समय से बाहर निकलिए क्योंकि अभी हमारे साथ जुड़ी हैं सुधा अरोड़ा जी। सुधा जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका कहानी जानी अनजानी के सफर में। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। तो सबसे पहला सवाल, और मैं शायद आप पे सवालों की झड़ी बरसाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूंगा कि इस कहानी में इतने जनरेशन्स हैं, मतलब कि कहते हैं 3 पीढ़ी की कहानी है। ये 3 नहीं, ये लगभग आपकी 6 से 9 पीढ़ियों की कहानी है। नहीं, 6 पीढ़ी है। तो ऐसा क्यों, ऐसा आपने क्यों चुना? नहीं, देखिए, पीढ़ियां तो बदलती रहती हैं लेकिन जो संबंध है वो जो एक स्त्रियों का स्त्रियों से चलता आ रहा है, मेरी माँ का अपनी माँ से, उसकी माँ का उनसे, इस पर मैंने कविता भी एक लिखी है। तो ये जो बेटी और माँ वाला संबंध है वो आगे बहुत दूर तक जाता है और वही संबंध बेटी, पोती, दादी, और फिर दादी जब अपनी दादी की बात बताती है तो वो हम समय के अंतराल को देख सकते हैं कि समय वो क्या था और आज क्या है, और उसमें कहाँ कितनी समानताएं हैं और कितनी विविधताएं हैं। और चूंकि अब उस उम्र पर हूं कि इन पीढ़ियों को देखा है, छोटे बच्चे जिस तरह आज संबंधों से वंचित हो रहे हैं, जिन तकलीफों से गुजर रहे हैं, मतलब बच्चे व्यक्त नहीं कर पाते लेकिन तकलीफ उनके भीतर होती है। तो उसमें उनको उनको बहलाने के साथ साथ वो दादी कितनी तरह की चीजें उसे बताती चलती है अपने से पहले पीढ़ी की, और जब अपनी दादी तक पहुंचती है तो वो कहती है कि अच्छा, आपकी दादी भी थी क्या? जी हाँ। और वो लाइन पढ़ के तो मुझे, जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, मुझे ऐसा ही लगा कि हर किसी ने अपने बचपन में ये ख्याल जरूर आएगा, अच्छा मेरे माँ बाप के भी माँ बाप थे, मेरे दादी की भी दादी थी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो लेखक को घेर लेते हैं कि मुझ पर लिखो।
तो बस वैसी ही स्थिति में मेरी ज्यादातर कहानियां वैसे ही लिखी जाती हैं। कभी मैं किसी की मांग पर या दबाव में आकर नई कहानी नहीं लिख सकती। वो जब तक भीतर से नहीं, आप बिल्कुल कॉर्नर्ड महसूस न करें कि ये पात्र कह रहे हैं कि हम पर लिखो, तब तक मैं लिख नहीं सकती। ये आपने जो बात कही है बहुत ही प्यारी बात है, क्योंकि जो कहानियां दिल से आती है वो कहानियां पढ़ने में भी वैसा ही ख्याल, वैसा ही इमोशन दे जाती है। और इससे मुझे ये बात भी ध्यान आया कि वैसे तो ये कहानी एक तरह से देखी जाए तो एक कांच के ग्लास के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जी वो ग्लास बस बस वहां पर है। कहानी में जो बातें उसके इर्द गिर्द हो रही है वो जी बातों के बारे में वो कहानी जी असल में है। बिल्कुल। देखिए, गिलास जो है वो तो एक प्रतीक है, और हम्म। उसके माध्यम से हमने संबंधों की बात की है। और वो बिल्कुल। ये उसमें ये भी देखिए कि कई पीढ़ियां पहले हमारे यहाँ जो बर्तन थे वो कांसे के हुआ करते थे। वो कांसे के बर्तन धीरे धीरे स्थानांतरित होते गए, स्टील के आ गए, फिर स्टील के बाद मेलामाइन आ गया, फिर हम्म। और दूसरे लाव पाला जैसे बर्तन आ गए। और ये जो है ग्लास, दो लेयर बनी हुई है, और उन लेयर्स के बीच में मछलियां तैरती हुई दिखती हैं। और वो जब ग्लास हम्म। टूट जाता है तो सारी मछलियां बिखर के बाहर आ जाती हैं, वो तड़प रही हैं। हम्म। मतलब उसको वो देख नहीं सकती बच्ची। हम्म। तो ये जो रिश्ते दरकने का जो दर्द है वो बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। और उसको फिर संभालने के लिए दादी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कहानी सुनाने के लिए। तो इसमें एक ये भी बात थोड़ी सी गौर करने की है, जो संकेतों में कहा गया है कि दादी वाली पीढ़ी वो है जिसमें शादियां टूटती नहीं थी, क्योंकि टूटती वो नहीं थी। बच्चों की वजह से वो निभा ले जाती थी औरतें। लेकिन आज की पीढ़ी में जहाँ एक लड़की, एक औरत अपनी अपनी भी कुछ सपने रखती है, अपनी आकांक्षाएं रखती है, और वो गलत भी नहीं है। लेकिन हम्म। उन सपनों और उन आकांक्षाओं के साथ कभी कभी बच्चे भी ओझल हो जाते हैं। तो वो जो चिल्की है उसकी मम्मी जैसे विदेश चली जाती है अपना कैरियर बनाने के लिए, तो बेटी याद करती रहती है। लेकिन माँ बाप का जो दुराव है वो बेटी को कितना तोड़ता है, उसका भी संकेत कई जगह आया है। तो कई स्तरों पर वो कहानी चलती है। असल में ये ही एक बात हमें इस कहानी के बारे में बहुत ज्यादा पसंद आई कि थोड़े थोड़े से वक्फे में बहुत सारी बातों को आप छू कर निकल जाती है, और बहुत बड़े बड़े मुद्दे आप छू कर निकल जाती है। जी और माँ का जो किस्सा था वो तो कहानी में 2-3 बार आता है। जी क्योंकि दादी शायद पूरे टाइम यही कोशिश करते रहती है कि कैसे पोती का ध्यान अलग अलग बातों से हटाया जा सके, हम्म। और कैसे उसे एक सुरक्षित हाँ, तरीके से सुरक्षित खुशी। उसको वातावरण दिया जा सके। और देखिए, ये कहानी मैंने लिखी थी सन 2001 या 2 में, अच्छा। 20 एक साल पहले। और इस कहानी के बाद जो दूसरी कहानी मैंने दादी और चिल्की और शोभा ताई, इन्हीं 3 पात्रों को लेकर फिर से लिखी, वो लिखी हम्म। 2012 में। अच्छा। यानी पूरे 11 साल के बाद मैंने लिखी। हम्म। मेरे लिहाज से वो कहानी तो और भी ज्यादा सूक्ष्म स्तरों पर और बहुत सारे स्तरों पर चलती है। मैंने आपको वो कहानी भेजी है, आप सुनकर देखिएगा जरूर। बिल्कुल जरूर। और जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन्हें भी हम बताना चाहेंगे कि भाई अगर आपको ये किरदार पसंद आए हैं तो हाँ जो कहानी सुधा जी कह रही है वो कहानी की लिंक हम शो नोट्स में डाल देंगे, आप जरूर सुनिएगा। उस कहानी का नाम है कांच के इधर और उधर। लेकिन क्या 15 साल का वक्फा, और ये मैं एक लेखक के तौर पे भी आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो 15 साल का अंतराल, 15 साल का वक्फा उन पात्रों पे क्या कुछ असर कर पाया इन दो कहानियों के बीच? नहीं नहीं नहीं, उसमें देखिए दोनों कहानियां बिल्कुल अलग अलग विषयों पर है और हम्म। अलग धरातल पर चलती हैं। सिर्फ उसमें हम्म। ये है कि पात्र मैंने वही चुने हैं। अब जैसे दूसरी जो कहानी है उसमें कहीं उनके उसके ये तो है जरूर कि वो दादी के साथ क्यों रहती है, क्योंकि मम्मी हम्म। पापा अलग हो गए मम्मी हैं। नहीं है। जी।
ये जरूर है, लेकिन उसके अलावा वो कहानी बिल्कुल दूसरे मुद्दों पर है। आपकी ये बातें सुनकर मुझे पक्का मालूम है कि बहुत लोग मुझे लिखकर कहने वाले हैं कि हम ये दूसरी कहानी भी इस पॉडकास्ट पर पढ़ें। नहीं, जरूर पढ़िए, मुझे अपनी दोनों कहानियां बहुत प्रिय हैं। बहुत ही खूब सुधा जी। लेकिन इसी बात पर एक और सवाल जो मेरे मन में ये आ रहा है वो ये है कि आपने वही 3 पात्र क्यों चुने? नहीं, देखिए, कहानी अपने पात्र, कहानी जो कहना चाहता है लेखक, जो विषय है वो अपने पात्र खुद चुन लेता है। ये पहली बार नहीं है कि मैंने उन्हीं पात्रों को रिपीट किया हो। मेरी और कहानियों में भी है कि वही पात्र फिर से दोबारा रिपीट किए गए, लेकिन कुछ अंतराल के बाद। जैसे मेरी एक कहानी है स्वप्नजीवी, और उसके 5 साल बाद मैंने कहानी लिखी इस्पात। तो वो एक तरह से कंटिन्यूएशन है उस कहानी का, लेकिन ये कहानी कंटिन्यूशन नहीं है, ये उसके आगे, बहुत आगे की कहानी है। हालांकि बच्ची उसमें थोड़ी सी बड़ी हो गई है। लिखा तो 11 साल के अंतराल में गया, लेकिन 11 साल का अंतराल कहानी में नहीं है। कहानी में वो बच्ची थोड़ी और बड़ी हुई है, बस, उससे ज्यादा नहीं। नहीं, ये भी दर्शाता है मेरे लिए कि भाई जब भी कोई लेखक कोई पात्र बनाता है तो उसमें वो इतना खून पसीना, इतनी सोच, इतनी बातें सुलगते हैं कि कभी कभी वो एक कहानी तक समा नहीं पाते। वो आपके साथ कहानी के बाद में भी रहते हैं और शायद इसीलिए वो दूसरे कहानियों में भी अपनी जगह बना लेते हैं। जी, मैं ये कहूंगी कि कहानी लिखते समय लेखक का खून पसीना इतना नहीं बहता जितना उसके आंसू बहते हैं। क्योंकि खून बहुत खूब। पसीना तो तब बहे जब उसको मशक्कत करनी पड़े। मशक्कत करके लिखी गई कहानी को मैं कहानी नहीं मानती। कहानी वो होनी चाहिए जो आपके अंदर से फूट पड़े और बिल्कुल झरने की तरह बह निकले। कई बार ऐसे होता है कि जिसको हम कहते हैं राइटर्स ब्लॉक, जी। लेखक का मानसिक अवरोध, वो हो जाता है। और उस बीच अगर आपसे कोई बहुत बड़ा संपादक किसी बहुत बड़े विशेषांक के लिए भी कहानी मांग रहा है, तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका नहीं, वो मूड, उस मूड में, उस राइटिंग जोन में आप जाते ही नहीं है, जा ही नहीं सकते उस वक्त। तो ये कहानियां खून पसीने से नहीं लिखी जाती, ये आंसुओं से लिखी जाती है, अपने मन की तकलीफ से लिखी जाती है। दूसरे की तकलीफ को जब हम आत्मसात करते हैं, उससे लिखी जाती है। खून पसीना तो बहुत दूर की बात है। कितनी खूबसूरती और आसानी से सुधा जी ने इतनी गहरी बात कह दी। सुधा जी से और बातें हम अगले शुक्रवार भी करेंगे, कहानी के दूसरे भाग के साथ। तो बने रहिए हमारे यानी कहानी जानी अनजानी के साथ। आप जिस भी ऐप पर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।